हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो आज से हम परीक्षा वाणी की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, परीक्षा वाणी संक्षिप्त की 2022, जिसमें हम परीक्षा वाणी का पहला चैप्टर उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन को कवर करेंगे। आप जानते हैं कि ये सीरीज पटवारी और लेखपाल एग्ज़ाम जो कि 12 फरवरी को होने वाला है, इसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इतने कम समय में 4-5 दिन का समय बचा है। इतने कम समय में पूरी परीक्षा वाणी बुक को कवर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस सीरीज़ के माध्यम से हम पूरी बुक का सार देखेंगे। जैसा कि आप जानते ही होंगे, जो पहला चैप्टर है संक्षिप्त की, इसमें पूरी की पूरी किताब का सार तो मिलता ही है, साथ ही साथ जो कुछ नए फैक्ट हैं उन्हें भी त्रिपाठी जी के द्वारा इसी सेक्शन में ऐड किया जाता है। अब ये जो सीरीज मैं लेके आया हूँ, ये आपका परीक्षा वाणी की सबसे लेटेस्ट बुक जो कि नवंबर 2022 में प्रकाशित हुई है, और इसी से मैं लेके आया हूँ, इसीलिए ये सेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियोज पसंद आ रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये जो संक्षिप्तिकी वाला भाग है ख़त्म हो जाए, जिससे कि पटवारी वाले भाई बंधुओं को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका पार्ट 1, शासनिक और प्रशासनिक संक्षिप्तिकी, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड के शासन प्रशासन की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड राज्य बना कैसे, कब बना। ठीक है, तो उत्तरांचल से संबंधित जो राज्य विधेयक था, इसे लोकसभा में कब पारित किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ध्यान रखेंगे, 1 अगस्त 2000 को। ठीक, इसके बाद राज्यसभा में कब पारित किया गया, 10 अगस्त 2000 को। और राष्ट्रपति KR नारायण के द्वारा इसमें हस्ताक्षर कब किए गए हैं, 28 अगस्त 2000 को। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, लोकसभा में पारित हुआ 1 अगस्त को, राज्यसभा में हुआ 10 अगस्त को, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए 28 अगस्त को। 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट। दूसरा, ये पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य विधेयक पारित होते समय या फिर उस पर जो राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए वो राष्ट्रपति कौन थे, तो ध्यान रखेंगे KR नारायण। ठीक है, दूसरी बात, उत्तरांचल जो राज्य विधेयक है ये पारित लोकसभा में 1 अगस्त को हुआ, लेकिन इससे पहले पेश भी तो हुआ होगा, तो पेश कब हुआ, ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। ये पेश हुआ था 27 जुलाई 2000 को। ठीक है, तो पहले पेश हुआ 27 जुलाई को, इसके बाद अगस्त में यानी कि अगले महीने 1 अगस्त 2000 को इसे पारित किया गया, और राज्यसभा में 10 को, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर 28 को, और राष्ट्रपति कौन थे, KR नारायण जी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके बाद गठन हो गया। फिर जैसे ही आप लोग जानते हैं कि जब कोई भी विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पारित हो जाता है तो इसके बाद कानून बनने के लिए इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। तो राष्ट्रपति ने 28 तारीख को हस्ताक्षर भी कर दिए, अब ये कानून बन चुका है, तो अब राज्य का गठन भी हो जाएगा। तो राज्य का गठन कब हुआ, इस विधेयक के अनुसार 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन हो गया। ठीक है, उस समय राज्य का नाम उत्तरांचल रखा गया, इसलिए हम उत्तरांचल नाम का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में तो इसे उत्तराखंड कहा जाता है। तो फिर कब इसका नाम परिवर्तन हुआ, ये भी हम आगे देखेंगे। तो उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ है 9 नवंबर 2000 को, और ये भारतीय गणतंत्र का 27वें नंबर का राज्य बना। लेकिन पर्वतीय राज्यों के क्रम में अगर देखें तो इसका नंबर था 11वां, अर्थात ये पर्वतीय राज्यों में 11वां राज्य था और भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य बना। अब राज्य का नाम देख लेते हैं कि शुरुआत में जब ये राज्य गठन हुआ तो उत्तरांचल नाम इसका लिया गया। ठीक है, उत्तरांचल नाम से गठन हुआ था लेकिन 31 दिसंबर 2006 तक ही इसका उत्तरांचल नाम रहा, और उसके अगले दिन 1 जनवरी 2007 से इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, उत्तराखंड। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है कि कब से उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था, तो ध्यान रखेंगे 1 जनवरी 2007 से। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि 1 जनवरी से नाम परिवर्तित होकर उत्तराखंड हो गया, तो इसके लिए अधिसूचना भी तो जारी हुई होगी, बताया होगा गवर्नमेंट ने कि भैया 1 तारीख से हम अब उत्तरांचल को उत्तराखंड कहेंगे, उत्तराखंड नाम का प्रयोग होगा। तो ये अधिसूचना कब जारी की गई है, 3 दिन पहले, यानी कि 28 दिसंबर, और कौन सा वर्ष, 2006। ठीक है, तो 28 दिसंबर 2006 को अधिसूचना जारी हुई, और 1 जनवरी 2007 से फिर इसका नाम हो गया उत्तराखंड, ध्यान रखेंगे। राजधानी की बात कर लेते हैं। तो आप जानते हैं उत्तराखंड की जो राजधानी बनाई गई थी, अस्थायी राजधानी, उस समय देहरादून को बना दिया गया था, क्योंकि देहरादून सबसे ज़्यादा विकसित शहर था, तो देहरादून को राजधानी बना दिया गया। लेकिन लोगों ने उसके बाद से लगातार अभी 2020 तक लगातार ही कई आंदोलन किए हैं कि गैरसैंण को राजधानी बनाया जाए। तो इसी के लिए 20 जून 2020 को एक अधिसूचना द्वारा
गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया। लेकिन इतनी आसानी से गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं बनाया गया है। आपने देखा होगा कि इसके लिए बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे विद्रोह हुए, ठीक है। कब से न जाने आंदोलन कर रहे हैं लोग। इनमें एक नाम आता है आपका बाबा मोहन उत्तराखंडी जी का, जिन्हें 2004 में जो शहीद हो गए थे बेनीताल के पास इसी राजधानी गैरसैंण को लेकर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे फिर इस दशा को देखते हुए मुख्यमंत्री ने यहाँ पे पहली बैठक की। आपने पढ़ा होगा 3 नवंबर 2012 को पहली बैठक हुई थी। उसके बाद विधानसभा भवन का यहाँ पे शिलान्यास किया गया था, ठीक है, 14 जनवरी 2013 को। इसके बाद लगातार यहाँ पे विधानसभा भवन बनने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए और तब जाके लास्ट में विधानसभा भवन बना और फाइनली 20 जून 2020 को इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित भी कर दिया गया है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे हमारे उत्तराखंड राज्य में अभी 2 विधानसभा भवन हो गए, एक आपका देहरादून में हुआ और दूसरा गैरसैंण में बन गया, ठीक है। आगे देखते हैं, राजकीय भाषा की बात करें तो हमारी राजभाषा हिंदी है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया संस्कृत को, जो कि जनवरी 2010 में घोषित की गई। अब राजभाषा हिंदी का विकास वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य में किसी भी भाषा को द्वितीय राजभाषा घोषित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा वो अनुच्छेद था। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है हिंदी की तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब राज के चिन्ह की बात करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा छोटा सा लोगो ही बना, तो मैंने छोटा सा बनाया है, ठीक है। तो राज के चिन्ह की अगर बात करते हैं तो इसमें एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियाँ दिखाई गई हैं। उसके नीचे गंगा की 4 लहरें हैं और बीच वाली चोटी में अशोक की लाट अंकित है। सभी लोग जानते हैं, सबने देखा होगा, कुछ इस तरीके का सिंबल बनता है, ठीक है। 3 पर्वत चोटियाँ बनती हैं, जिनमें से साइड की चोटियाँ जो हैं थोड़ी सी कम ऊंचाई की हैं, बीच वाली चोटी को ऊंची बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद ये नीचे की ओर ऐसे आता है, यानी कि डायमंड शेप्ड बन जाता है। और ये जो बीच वाली चोटी है इसी में आपका लाल रंग में अशोक की लाट अंकित की गई है और उसके नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको 4 लहरें दिखाई देती हैं नदी की, जो कि आपकी गंगा, रामगंगा, ठीक है, अलकनंदा, इनकी लहरें मानी जाती हैं। तो परीक्षावाणी में लिखा गया सीधे सीधे गंगा की 4 लहरें, तो आप लोग ध्यान रखेंगे गंगा की 4 लहरें। और इसके नीचे लिखा गया उत्तराखंड शासन करके, उत्तराखंड राज्य, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसका जो बैकग्राउंड है सफ़ेद है, जबकि इस वाली बीच वाली चोटी का जो बैकग्राउंड है इसमें लाल बैकग्राउंड का यूज किया गया है, जो कि आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक माना जाता है। और सफ़ेद वाला माना जाता है उत्तराखंड के निवासियों की शांति प्रियता का प्रतीक, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं राजकीय पशु की। ये राज्य प्रतीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ध्यान में रखेंगे कि उत्तराखंड राज्य के द्वारा राज्य प्रतीकों का निर्धारण किस वर्ष किया गया है। तो 2001 में राज्य प्रतीक चिन्हों की घोषणा की गई, जिसमें राज्य चिन्ह है। इसके बाद तुम्हारा राज्य पशु, राज्य पक्षी, राज्य ढोल, राज्य वाद्य यंत्र, राज्य पक्षी, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। राज्य पशु की अगर बात करें तो राज्य पशु है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग को हिमालयन मस्क डियर कहा जाता है। बस ये आपने याद रख लेना है, हिमालयन मस्क डियर इसे कहा जाता है, क्योंकि यहीं से रिलेट करके आप लोग इसका साइंटिफिक नेम याद कर पाएंगे। इनका वैज्ञानिक नाम जो है ये है मॉस्कस क्राइसोगेस्टर। तो मस्क से आप लोग रिलेट करेंगे मॉस्कस को, ठीक है, मॉस्कस। तो मॉस्कस क्राइसोगेस्टर साइंटिफिक नेम है किसका, मस्क डियर यानी कि कस्तूरी मृग का। ये आपका उत्तराखंड में कहाँ कहाँ पाया जाता है, फूलों की घाटी में मिलता है, उत्तरकाशी में, केदारनाथ में और सबसे ज़्यादा पिथौरागढ़ में, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा 1986 में पिथौरागढ़ में अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य करके कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए एक वन्यजीव विहार स्थापित किया गया और वहीं पर इनकी संख्या सर्वाधिक मिलती है। इसके बाद उत्तराखंड से बाहर कहाँ कहाँ कस्तूरी मृग पाया जाता है अगर देखें तो उत्तराखंड के समतुल्य जितने राज्य होंगे, क्योंकि उत्तराखंड जो आपका है मध्य हिमालय और महान हिमालय क्षेत्र में पड़ता है, तो इसी क्षेत्र में जितने भी राज्य आएंगे उन सब में पाया जाएगा। जैसे कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, आदि राज्य, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कस्तूरी की। तो कस्तूरी मृग जो है इससे कस्तूरी प्राप्त की जाती है। कस्तूरी एक रासायनिक पदार्थ है, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। पेंटाडेकनॉल करके कुछ साइंटिफिक नेम होता है इसका, सॉरी रासायनिक नाम होता है। तो ये जो कस्तूरी है, कस्तूरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पूछे जाते हैं, ध्यान में रखेंगे। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट कि कस्तूरी केवल नर मृग से प्राप्त होगा। अब नर मृग से क्यों होता है यह हम आगे देखेंगे। तो केवल नर मृग से इसे प्राप्त किया जाता है और एक बार में केवल 30 से 45 ग्राम। तो इसके बारे में 3-4 फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि जिस नर मृग से कस्तूरी प्राप्त की जाएगी उसकी आयु कम से कम 1 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात 1 वर्ष से कम आयु के मृग से कस्तूरी नहीं मिल पाएगी, तो कम से कम 1 वर्ष से इसकी आयु होनी चाहिए। दूसरी बात, कस्तूरी जब आपने किसी मृग से एक बार प्राप्त कर लिए तो अगली बार कस्तूरी कब प्राप्त कर सकते हैं, 3 वर्ष बाद। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि 3-3 वर्ष के अंतराल में की जाती है और 1 वर्ष का मृग होना चाहिए कम से कम। इसके बाद तीसरी चीज़
कि एक बार में केवल 30 से 45 ग्राम ही प्राप्त की जा सकती है। चौथी बात आप लोग ध्यान रखें, जो आपका एक कस्तूरी है रासायनिक पदार्थ, बहुत से लोग ये मानते हैं कि कस्तूरी जो है नाभि से स्रावित होती है। ठीक है, ये एक मिथ है, ऐसा नहीं होता है। कस्तूरी आपका सिंपली कह सकते हैं एक हार्मोन है, सेक्स हार्मोन। ठीक है, कस्तूरी क्या है, इस मृग का सेक्स हार्मोन है। तो ये आपका इसके जननांग के समीप एक ग्रंथि लगी होती है, जननांग के समीप, इस ग्रंथि से स्रावित होता है और नाभि के पास एक छोटी सी गांठनुमा थैली होती है, इस थैली में एकत्रित हो जाता है और इसी थैली को ऑपरेशन के द्वारा यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है और उसके बाद उससे कस्तूरी प्राप्त की जाती है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि कस्तूरी केवल एक रासायनिक पदार्थ है, इसमें अद्वितीय सुगंध होती है और कुछ औषधीय गुण भी इसमें होते हैं, जैसे दमा है, हृदय रोग है, मिर्गी है, इस प्रकार के रोगों में इसका उपयोग किया जाता है औषधि के रूप में, इसीलिए इसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो एक वर्ष इसकी कम से कम आयु होनी चाहिए और 3-3 वर्ष के अंतराल में ही प्राप्त किया जा सकता है और केवल नर मृग से प्राप्त किया जा सकता है। एक बार में 30 से 45 ग्राम ही प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पहला प्रयास कब किया गया था, तो ये किया गया था 1972 में चमोली में। ठीक है, और चमोली में जो वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया था इनके संरक्षण के लिए, वो था आपका केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वर्तमान में ये चमोली और रुद्रप्रयाग दोनों जनपदों में फैला हुआ है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे पहला प्रयास किया गया था 1972 में चमोली में केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित करके। इसके बाद आगे भी प्रयास होते रहे, जैसे 1972 के बाद 1977 में महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई, जो कि आपका बागेश्वर जनपद में है। एक्चुअली ये आपका पिथौरागढ़ में ही पड़ता है, लेकिन पिथौरागढ़ के थोड़ा सा आगे पड़ता है, बागेश्वर की सीमा वहाँ पे शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका चौकोड़ी क्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद 1982 में कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन संरक्षण केंद्र है। ध्यान रखें, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनाया हुआ है कि कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो ये आप लोग ध्यान रखें, कांचुला खर्क चमोली में। और इसके बाद अगला प्रयास 1986 में, जो कि अभी हमने बताया पिथौरागढ़ में अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, और यहीं पर आपका सर्वाधिक संख्या है कस्तूरी मृगों की। ठीक है, आगे देखते हैं राजकीय पक्षी। तो राजकीय पक्षी आपको पता होगा मोनाल, जिसे हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो मोनाल है मादा पक्षी होती है, इसका जो नर वर्जन है वो आपका डफिया होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोगों को पता ही होगा। तो मोनाल जो है इसका साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है मोनालो, तो लोफोफोरस इम्पीजेनस, ऐसे करके ध्यान रखेंगे। मोनालो, लॉ से आया लोफोफोरस इम्पीजेनस। ठीक है, और जिसकी कि उत्तराखंड में आपकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये 4 प्रजातियों से क्वेश्चन तो बना नहीं है, लेकिन आगे बन सकता है, पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे 4 प्रजातियां हैं आपका इपेलस, स्केलेट्री, ल्यूरी और लोफोफोरेंस। ठीक है, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो इसी दिक्कत है लिखने में, तो आप लोग ऐसे ही नोट करें या फिर बुक में देख सकते हैं। इपेलस, स्केलेट्री, ल्यूरी और लिफोफोरेंस, ये 4 प्रजातियां हैं कस्तूरी मृग की, जो ये मोनाल की, जो कि उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये अगर पूछा जाता है किसकी प्रजातियां हैं, तो आपका मोनाल की प्रजातियां होंगी। आगे बात कर लेते हैं राजकीय वृक्ष की। तो राजकीय वृक्ष है बुरांस, जिसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, और बुरांस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। बुरांस जो है आपका, इसमें फूल खिलने का समय पूछा जाता है, तो फूल खिलने का समय फरवरी से अप्रैल तक खिलते हैं इसमें फूल। ठीक है, फरवरी से फूल लगने शुरू होते हैं और अप्रैल में जब गर्मी शुरू हो जाती है तो इसके फूल सूखने शुरू हो जाते हैं। तो ये राजकीय वृक्ष हमारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि राजकीय पुष्प है बुरांस, पुष्प नहीं है भैया, राजकीय वृक्ष है। ठीक है, और 1974 में से ये वन संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है 1974 में, इसे भी ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पहले। ठीक, आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। जो ये बुरांस है ये एक सदाबहार वृक्ष है और विशुद्ध पर्वतीय वृक्ष है, अर्थात इसे मैदानों में नहीं उगाया जा सकता है, मैदान में लगा ही नहीं सकते आप लोग, लगाओगे सूख जाएगा। ठीक है, तो ये एक विशुद्ध पर्वतीय वृक्ष है और ये कैसा है, सदाबहार वृक्ष भी है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब बात कर लेते हैं राजकीय पुष्प की। तो राजकीय पुष्प आपका ब्रह्म कमल है, ना कि बुरांस। राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल है। स्थानीय नाम आता है इसका कौल पद्म। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसमें ऐड किए। वैज्ञानिक नाम सॉसूरिया ओबोलेटा। ठीक है, ब्रह्म कमल, सॉसूरिया ओबोलेटा। महाभारत में से सौगंधिक पुष्प कहा गया है, पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं और पूरे विश्व में 210। ठीक, ये केवल रिवीजन सीरीज है, ठीक है, संक्षिप्त की, इसलिए हम जल्दी जल्दी से कवर करेंगे। तो ध्यान में रखें कि ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम क्या है, पूछ दिया जाएगा कौल पद में। ब्रह्म कमल का महाभारत में नाम क्या है, सौगंधिक पुष्प। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। पुष्प खिलने का अगर समय देखें तो इसका पुष्प खिलने का समय है जुलाई से सितंबर, क्योंकि आपको पता होगा जो ब्रह्म कमल है ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पाया जाता है, और जहाँ पे ज़्यादा ऊंचाई होती है यहाँ पे बर्फ़ गिरती है, तो बर्फ़ की वजह से यहाँ पे पुष्प नहीं उग पाते हैं। जब गर्मी का समय आएगा जून जुलाई में, इसके बाद बर्फ़ पिघलेगी, फिर उसके बाद बारिश होगी, तब जाके पुष्प खिलता है जुलाई से सितंबर में। जबकि
जो निचले क्षेत्रों में पाया जाता है बुरांश, ये आपका जनवरी से खिलना शुरू होता है और अप्रैल में सूख जाता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, ध्यान में रखेंगे कि ब्रह्म कमल बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पाया जाता है, कठिन जगहों पर उगता है और जहाँ पर हमेशा बर्फ़ रहती है। तो जब वहाँ बर्फ़ पिघलेगी और बारिश होगी तभी जाके पुष्प खिलेगा, तो जुलाई से सितंबर। ठीक, सबसे ज़्यादा पाया जाता है फूलों की घाटी में, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला राज्य खेल की बात करते हैं। तो राज्य खेल आपका फुटबॉल है, जिसे 2011 में राज्य खेल घोषित किया गया था, इंपॉर्टेंट। राज्य तितली की बात कर लेते हैं। तो राज्य तितली है कॉमन पीकॉक। इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाता है पेपिलियो बाइनर। ठीक है, और इसे कॉमन पीकॉक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका अगर आप पंख देखेंगे तो बिल्कुल मोर के समान है, पीकॉक के समान, इसीलिए इसे कॉमन पीकॉक कहा जाता है। ठीक है, कुछ बुक्स में इसको लोग मोर कहा जा रहा है, ये ध्यान रखें भैया। कॉमन पीकॉक को आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो लोग मोर बन जाएगा, तो ये नहीं समझना है कि ये भी इसका एक नाम है। ठीक है, ये केवल हिंदी ट्रांसलेशन है, ये कोई नाम नहीं है, ये कॉमन पीकॉक का ही हिंदी ट्रांसलेशन है। आगे बात करते हैं कि जो आपकी राज्य तितली है कॉमन पीकॉक, इसे राज्य तितली कब घोषित किया गया? तो ध्यान रखेंगे 2016 में 7 नवंबर को, 7 नवंबर 2016 में राज्य तितली घोषित हुई है। ठीक, अगला देखें राज्य वाद्य यंत्र। तो राज्य में सर्वाधिक बजाया जाने वाला जो वाद्य यंत्र है वह है ढोल। इसी को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया है 2015 में। किस समिति की सिफारिश पर घोषित किया गया पूछा जाएगा? तो ध्यान रखें भंडारी। तो आप लोग ये समझें कि भंडारे में ढोल बजा रहे थे तो उन्होंने क्या कर दिया, इसे राज्य वाद्य यंत्र ही घोषित कर दिया। ठीक है, तो भंडारे से भंडारी समिति याद रखेंगे। आगे बात करते हैं राज्य गीत की। पूछा गया क्वेश्चन है कौन सा है, कब लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो राज्य गीत जो है आपका ये है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत वंदन अभिनंदन, और ये किसके द्वारा लिखित है? ये आपका हेमंत बिष्ट के द्वारा लिखा गया है और इसमें स्वर दिया गया है नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला जी के द्वारा। ठीक, इसकी अवधि 9 मिनट की है और इसे राज्य गीत कब घोषित किया गया? 6 फरवरी 2016 को। अभी हमने देखा राज्य तितली 7 नवंबर 2016 को। ठीक है, और ये है आपका 6 फरवरी 2016, ये भी ध्यान में रखें। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पहले पूछा गया है, आगे भी बन सकता है। राज्य में 46 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था। तो कब लगा था और किसके समय पे लगा था, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखेंगे। राज्य में जो 46 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था, ये देश में सबसे कम दिन का राष्ट्रपति शासन है अभी तक। ठीक है, और ये कब लगा था? 27 मार्च से 2 मई 2016 तक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, पूछी गई है, आगे भी पूछी जा सकती है। ठीक है, कब से कब तक? 27 मार्च से 12 मई तक। कितने दिन के लिए? 46 दिन के लिए। किसकी गवर्नमेंट थी इस टाइम पे? हरीश रावत की। ठीक है, तो हरीश रावत जी यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री थे और इन्हीं के समय में राष्ट्रपति शासन लगा है और ये पहली बार लगा, इससे पहले कभी नहीं लगा था। अब यहाँ से आपने 3 चीज़ें और याद रखनी है। 352 में आपने पढ़ा होगा ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। 356 में आपका राष्ट्रपति शासन की बात की गई है और 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की है। तो ये तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, इनको हमेशा याद रखना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल की व्यवस्था है। तो जैसा कि परीक्षावाणी में दिया है और सबने रटा होता है, लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है बात करेंगे हम लोग। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 153। इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, तो इसमें बात की गई होगा। लेकिन यहाँ से आयोग थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन बना देगा कि किस अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति होगी आपकी अनुच्छेद 155 के तहत, और कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करता है, यानी कि संघ के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल नियुक्त है, इसलिए ये इसके प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है और राष्ट्रपति इन्हें कभी भी उसके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बात करते हैं राज्य में विधानमंडल की। तो हमारे राज्य में जो विधानमंडल है ये एक सदनात्मक है। क्या अर्थ हुआ इसका? जैसे आपका संघ है, इसमें आपका एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा, यानी कि निम्न सदन उच्च सदन। उसी प्रकार राज्य में भी निम्न सदन उच्च सदन हो सकते हैं। ठीक है, निम्न सदन होती है आपकी विधानसभा और उच्च सदन होता है आपका क्या? विधान परिषद। लेकिन हमारे राज्य में जनसंख्या कम होने की वजह से केवल विधानसभा है, विधान परिषद एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसीलिए हमारे विधानमंडल को एक सदनात्मक कहा जाता है। बात करते हैं अब विधानसभा भवन की। तो प्रथम विधानसभा भवन जो था, जहां राजधानी बनेगी, वहीं बनेगा देहरादून में। और द्वितीय विधानसभा भवन कहाँ स्थित है? तो जहां द्वितीय राजधानी बनाई जा रही है, यानी कि गैरसैंण में। जैसा कि मैंने बताया, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास हुए हैं। ठीक है, इसके बारे में पूरा आप लोग देख लेना कि कब पहली बैठक हुई, किसके द्वारा हुई। जो मुख्यमंत्री बहुगुणा थे उस टाइम पर, तो उनने करवाई थी। फिर उसके बाद शिलान्यास कब हुआ भवन का, कब बन के पूरा हुआ, उसके बाद इनमें यहाँ पर पहली बैठक कब की गई है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लें इसके साथ ही।
तो देहरादून में पहला विधानसभा भवन है और द्वितीय विधानसभा भवन बनाया गया है भराड़ीसैंण गैरसैंण चमोली में, जिसका नाम है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधान परिषद। ठीक है, तो विधानसभा भवन का नाम है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिषद और ये कहाँ स्थित है आपका भराड़ीसैंण में। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देश में 2 विधानसभा वाले अन्य राज्य कौन से हैं, तो ये महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर हैं, जहाँ पर 2-2 विधानसभा एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर में तो खैर अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया उन्हें, तो महाराष्ट्र आप लोग ध्यान रखेंगे। विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ, तो विधानसभा का गठन देखिए आप लोग जानते हैं, जैसे 9 नवंबर से पहले जो उत्तराखंड वाला क्षेत्र था ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा शासित होता था। ठीक है, यहाँ पे जो शासन चलता था यूपी का चलता था, लेकिन 9 नवंबर को जैसे नया राज्य बना तो अब यहाँ पे शासन प्रशासन चलाने के लिए कोई तो गवर्नमेंट चाहिए, इसीलिए पहली गवर्नमेंट गठित की गई, अंतरिम सरकार, अंतरिम गवर्नमेंट कब, 9 नवंबर 2000 को ही। ठीक है, क्योंकि इसी दिन राज्य बना तो इस दिन से यहाँ पे शासन भी शुरू हो गया। तो कितने सदस्य थे इसमें, 30 सदस्य। आप लोगों को पता होगा कि जो आपका पहली ये विधानसभा गठित हुई थी इसमें 31 विधायकों की व्यवस्था की गई थी, यानी कि 31 सदस्यों की, जिसमें आपके 22 थे लोकसभा से और ये लोकसभा नहीं विधानसभा। ठीक है, तो 22 थे आपके विधानसभा से और 9 थे आपके किससे, विधान परिषद से यूपी में। ठीक है, क्योंकि यूपी में तो आपका द्विसदनात्मक विधायिका है, विधानमंडल द्विसदनात्मक है। तो विधानसभा के थे 22 सदस्य, विधान परिषद के थे 9 सदस्य, टोटल मिलके होते हैं 31। लेकिन एक सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने की वजह से यहाँ पे सदस्यों की संख्या रहेगी 8 और इसीलिए आपका जो पहली अंतरिम सरकार बनी ये 30 सदस्यों से मिलकर बनी। अब आप लोग जानते हैं जैसे राज्यसभा में है ऐसे विधान परिषद में भी है, हर 2 साल में यहाँ पर सदस्यों का कार्यकाल पूरा होता है और 1/3 सदस्य सेवा मुक्त हो जाते हैं एक तरीके से। ठीक है, रिटायर हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो गया था, इसी कारण क्या हुआ, जो अंतरिम सरकार बनी है केवल 30 सदस्यों से मिलकर बनी थी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर पूछेगा कितने सदस्यों से मिलकर बनी तो 30, कितने सदस्यों की व्यवस्था थी तब 31। ठीक है, प्रथम विधानसभा सत्र कब आयोजित हुआ, तो देहरादून में पहला विधानसभा सत्र बनाया गया आपका 9 जनवरी 2001 को। ठीक है, गठन हुआ इसका पहला विधानसभा सत्र जो बैठा ये 9 जनवरी 2001 को बैठा। 9 नवंबर 2000 को राज्य का गठन हुआ, 9 जनवरी 2001 को पहला विधानसभा सत्र शुरू हुआ। प्रथम विधानसभा सत्र गैरसैंण के स्कूल कॉलेज में कब शुरू किया गया, यानी कि जब वहाँ पे विधानसभा भवन दूसरा नहीं गठित हुआ था तो स्कूल कॉलेजों में ही वहाँ पे पहला विधानसभा सत्र गठित कर दिया गया था। तो ये हुआ था आपका 9 से 11 जून 2014 में। ठीक है, इसके बाद प्रथम विधानसभा सत्र भराड़ीसैंण के नवनिर्मित भवन में, जो कि अभी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पे बनाया गया है, तो इस नवनिर्मित विधानसभा भवन में कब गठित हुआ, तो ये ध्यान रखना कि पहला विधानसभा सत्र यहाँ पे आयोजित किया गया 17-18 नवंबर 2017 को। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, गैरसैंण से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं सब कवर कर लेना आप लोग। ठीक है, अगला देखें, विधानसभा के द्वारा अपना वेबसाइट शुरू। तो जो उत्तराखंड है ये आपका देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपनी विधानसभा की एक वेबसाइट डेवलप की थी। तो ये वेबसाइट डेवलप की गई 4 मई 2001 को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। विधानसभा ने अपनी वेबसाइट कब शुरू की, 4 मई 2001 को, और ये देश में प्रथम ऐसा राज्य था जिसने अपनी वेबसाइट शुरू की। विधानसभा सीटों का परिसीमन देखते हैं। तो विधानसभा सीटों का परिसीमन अभी तक 2 बार हुआ है। पहला परिसीमन हुआ 5 नवंबर 2001 को और दूसरा हुआ है फरवरी 2008 में। और इसके तहत यहाँ पर विधानसभा की कितनी सीटें की गई हैं, कितनी सीटें यहाँ पे निर्धारित की गई हैं, 70 सीटें। ठीक है, 71 सीटें थी जिनमें से 70 निर्वाचित और 1 मनोनीत थी। लेकिन 25 जनवरी 2001 को संशोधन के द्वारा जो आपका मनोनयन वाला था ये आंग्ल भारतीय समुदाय से 1 मनोनीत होगा, इसे हटा दिया गया है। तो अब 70 सीटें रहेगी। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखना। कब से लागू हुआ, 25 जनवरी 2020 से। और आप लोग बताएंगे कि कौन सा संविधान संशोधन था। चलो ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय की मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक, आगे देखते हैं कि परिसीमन हो गया। तो राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल विधानसभा सीटें कितनी थी। परिसीमन के बाद तो हमने देख लिया कि भैया 70 थी, लेकिन राज्य गठन से पहले कितनी थी, तो इस क्षेत्र के लिए 22 सीटों की व्यवस्था थी। ठीक है, राज्य गठन से पहले यानी कि जब ये यूपी के अंदर था तो यहाँ से 22 विधायक निर्वाचित होते थे। लेकिन परिसीमन के बाद 2001 में 5 नवंबर को पहला हुआ और 2008 फरवरी में दूसरा हुआ। तो परिसीमन के बाद विधानसभा की कुल सीटें हो गई थी 71, जिसमें 70 निर्वाचित और 1 मनोनीत थी। ठीक, लेकिन मैंने अभी बताया कि 25 जनवरी 2020 को इसे समाप्त कर दिया गया, अब केवल 70 सीटें हैं। मतदाताओं की कुल संख्या देखें तो इम्पोर्टेंट है, इस बार के लिए पूछा जा सकता है। मतदाताओं की कुल संख्या यहाँ लगभग है जनवरी 2022 में 82,66,644। ठीक है, लगभग इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं
विधानसभा चुनाव की राज्य गठन से लेकर अब तक कितने विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। अभी जो ये आपकी लोकसभा चल रही है, सॉरी ये विधानसभा चल रही है, ये कौन से नंबर की विधानसभा है और कितने प्रतिशत मतदान हुआ, कितनी महिलाएं जीती, यहाँ से सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम एक एक करके देख लेंगे। पहला, चुनाव की तिथियाँ कब कब हुई थी और कितना मतदान प्रतिशत हुआ और कितने महिलाओं की संख्या रही इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखें। पहला देखें, पहला जो आपका विधानसभा चुनाव हुआ था ये 14 फरवरी 2002 को किया गया था। यानी कि 2000 से लेकर 2002 तक 2 साल के लिए यहाँ पर अंतरिम सरकार कार्य कर रही होगी उत्तराखंड में। 2002 में 14 फरवरी को 2002 में इलेक्शन हुआ और इसमें 54.34% मतदान हुआ था और इसमें विजेता महिलाएं कितनी थी, केवल 4, ठीक है। दूसरा जो चुनाव हुआ 5 साल बाद होगा तो 2007 में हुआ है, लेकिन कब, 21 फरवरी को। यहाँ पे डेट ही चेंज होंगी, बाकी तो आपने 5-5 साल जोड़ते जाना है, वही होगा, ठीक है। तो 21 फरवरी 2007 को, और इसमें मतदान कितना हुआ, 63.96%, यानी कि 63.96%। और यहाँ भी कितनी महिलाएं विजेता रही, 4। तीसरा हुआ है आपका तीसरी लोकसभा का चुनाव, सॉरी विधानसभा का चुनाव 30 जनवरी 2012 को, और यहाँ पर आपका मतदान होता है 67-70%, ठीक है, यानी कि 6770। तो 67.70% मतदान हुआ और इसमें महिलाएं विजेता रही 5। चौथा विधानसभा चुनाव हुआ 15 फरवरी 2017 को, और यहाँ पर आपका मतदान हुआ लगभग 65.64% और यहाँ पर महिलाएं रही 5, ठीक है। और अभी जो ये आपकी विधानसभा चल रही है ये आपकी 5वीं विधानसभा है और इसका चुनाव 14 फरवरी 2022 को हुआ था। पहली का भी 14 फरवरी को हुआ, अभी लेटेस्ट जो है इसका भी 14 फरवरी को हुआ है, ठीक है, 2022 में। और यहाँ पर मतदान कितना हुआ, 65.37%। अगर आप लोग देखें तो पिछले साल की अपेक्षा, पिछले जो आपका विधानसभा चुनाव था इसकी अपेक्षा इस वर्ष थोड़ा सा कम हुआ है रेशियो, ठीक है। और यहाँ पर महिलाएं 8। तो अब आप महिलाओं को ऐसे ध्यान रखेंगे, पहले और दूसरे में 4-4, फिर 5-5 और अभी 8, ठीक है। हो सकता है अगले में भी 8 आएँ। और मतदान का प्रतिशत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग देख लें, पूछा जाता है, इस बार का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो इस बार का आप लोग देख लें, 65.37% मतदान हुआ है, ठीक है। अब ये कौन सी लोकसभा आपकी चल रही है, ये आपकी चल रही है 5वीं विधानसभा, ठीक है। विधानसभा की कुल सुरक्षित सीटें कितनी हैं, तो सभी को पता होगा विधानसभा की कुल संरक्षित सीटें, सुरक्षित सीटें हैं 15, जिनमें से 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए यानी कि एससी और 2 सीटें एसटी के लिए सुरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जातियों की अगर सीटें देखें तो अनुसूचित जाति की सीटें आपके लगभग राज्य के सभी जिलों में हैं, ठीक है। और कहाँ कहाँ नहीं हैं ये पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कि आप लोग जानते हैं 13 सीटें हैं अनुसूचित जाति की, तो सभी जिलों की तो हम लोग देखेंगे नहीं, उसके लिए अलग से वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें देखेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने ये देखना है कि 13 में से क्या सभी जिलों में अनुसूचित जाति के लिए सीटें हैं, ऐसा नहीं है। 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित नहीं हैं, ठीक। और अनुसूचित जनजाति की सीटें तो केवल 2 ही हैं अनुसूचित जनजाति के लिए, तो इसे हम देख लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अनुसूचित जाति से रिलेटेड सर्वाधिक सीटें कहाँ हैं अनुसूचित जाति की, तो हरिद्वार में है 3 सीटें। सबसे कम कहाँ है, सॉरी उसके बाद दूसरे नंबर पे है पौड़ी, तो सर्वाधिक सीटें हरिद्वार में और उसके बाद पौड़ी, ठीक है। अन्य जनपदों में सभी में 1-1 सीटें हैं। अब बात आती है कि किन जनपदों में एससी के लिए सीटें नहीं हैं, तो ये ध्यान रखना, चंपावत और रुद्रप्रयाग में। अब कितना इजी हो गया याद रखना, ठीक है। तो देखिए सर्वाधिक सीटें हरिद्वार में थी 3 सीटें, कौन कौन सी हैं, भगवानपुर है, ज्वालापुर है, झबरेड़ा है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी हैं तो सुन लें, ध्यान में रह जाएगा। तो सर्वाधिक सीटें हरिद्वार में, दूसरे नंबर पे पौड़ी में केवल 2 सीटें। इसके बाद अन्य जितने भी जनपद बसते हैं सब में 1-1 सीटें हैं, किनको छोड़कर, चंपावत और रुद्रप्रयाग को, ठीक है। लास्ट में गठन हुआ है इनका 1997 में, तो चंपावत और रुद्रप्रयाग इन दोनों में एससी के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे अनुसूचित जनजाति की, तो अनुसूचित जनजाति की 2 सीटें हैं राज्य में, चक्राता और नानकमत्ता। चक्राता आपका देहरादून के अंतर्गत पड़ता है, नानकमत्ता उधम सिंह नगर में आता है। तो ये दोनों सीटें एसटी के लिए यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, ठीक है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों की बात करें तो सर्वाधिक विधानसभा सीटें भी हरिद्वार में हैं, विधानसभा की सर्वाधिक सीटें। और सबसे कम विधानसभा सीटें पूछी जाती हैं, ये हैं आपके लास्ट में घटित हुए जो जनपद हैं, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत, इनमें केवल 2-2 सीटें ही हैं विधानसभा की, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रथम विधानसभा चुनाव तथा गठन। तो अभी हमने देखा कि प्रथम विधानसभा चुनाव आपका 14 फरवरी 2002 को कराया गया था और 15 मार्च 2002 को प्रथम विधानसभा का गठन हो गया था। यानी कि यहाँ से मुख्यमंत्री हैं या फिर अन्य जितने भी पदाधिकारी हैं उनने अपना पद ग्रहण कर लिया था, शपथ ले ली थी। तो पहला चुनाव हुआ 14 फरवरी 2002 को और गठन हुआ है 15 मार्च 2002 को। मार्च 2002 से ही शुरू हुआ इनका कार्यकाल, ठीक है। अब देख लेते हैं राज्य का
संसद में प्रतिनिधित्व। संसद कहने का मतलब आपका जो संघ है, संघ की भी एक सरकार है, तो यहाँ कितना प्रतिनिधित्व है। आपने सुना होगा लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, ठीक है। तो इन सीटों के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी आती हैं ये उत्तराखंड राज्य में विधानसभा की जो सीटें हैं, सॉरी ये लोकसभा की सीटें होगा, ठीक है, इसे सुधार लें। ये लोकसभा की जो सीटें हैं ये हैं 5। तो लोकसभा में प्रतिनिधित्व देखेंगे पहले, फिर राज्यसभा में देखेंगे। तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 5 हैं। अब ये लोकसभा सीटें 5 हैं कौन कौन सी, इसे आप लोग कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। नेफ्थलीन आप लोग ध्यान रखेंगे, NAPTHLENE। नेफ्थलीन आपने सुना होगा, रसायन होता है, सॉरी ये रासायनिक कंपाउंड है एक नेफ्थलीन। तो नेफ्थलीन से आप लोग याद रखेंगे राज्य में लोकसभा की सीटें। तो लीन से हो गया लोकसभा और नेफ्थलीन से हो गया, नेफ्थ से हो गया इनकी जो क्षेत्र है उनका नाम। एन से हो गया नैनीताल, और नैनीताल में कौन है? अजय भट्ट जी। ए से हो गया अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में कौन है? अजय टमटा जी। क्योंकि अल्मोड़ा की जो सीट है ये अनुसूचित जाति के लिए संरक्षित की गई है, तो यहाँ पे कौन है? अजय टमटा जी। पी से हो गया आपका पौड़ी, और यहाँ पे कौन है? तीरथ सिंह रावत जी। टी से हो गया आपका टिहरी, और यहाँ पे कौन है? हमारे मानवेंद्र शाह के वंशज यानी कि माला राज्यलक्ष्मी शाह। और एच से आता है आपका हरिद्वार, जहाँ से हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी। इनको सबको याद रखना आवश्यक है, ठीक है। तो इन्हें देख लेना, नेफ्थलीन करके याद रख लेना, NAPTHLENE। तो LENE लीन जो है इससे हो गया लोकसभा, और NAPTH नेफ्थ से हो गया आपका उन लोकसभा सीटों का नाम। आगे बात कर लेते हैं राज्यसभा की सीटें। तो आप लोग जानते हैं कि राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? केवल 3 सीटें हैं। और इनके लिए जो 3 सदस्य हैं उनके नाम, जो नए सदस्य बने हैं उनके नामों के साथ देख लें। पहले हैं अनिल बलूनी जी, दूसरे हैं नरेश बंसल, और तीसरे हैं कल्पना सैनी। ये आपकी 2022 में ही नियुक्त हुई हैं कल्पना सैनी, और ये राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाली दूसरी महिला है। तो राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला कौन थी? तो आप लोग एक बार सर्च करके देख लेना, ये आपकी शायद मनोरमा शर्मा डोबरियाल थी, ठीक है। मनोरमा शर्मा डोबरियाल थी। तो ये आप लोग एक बार सर्च करके इसे क्लियर कर लेना। तो ये हैं आपकी राज्यसभा की सीटें। लोकसभा की 5 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें, ठीक है। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित लोकसभा सीट कौन सी है। तो जैसा कि अभी हमने बताया अल्मोड़ा, और यहाँ से कौन है? अजय टमटा, ठीक है। अल्मोड़ा अजय टमटा, तो नैनीताल अजय भट्ट, ऐसे करके याद रखेंगे। फिर इसके बाद आपका पौड़ी तीरथ सिंह रावत जी, टिहरी में माला राज्यलक्ष्मी शाह, और आपका बचता है क्या? एक ये अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, और कौन सा बचा? जो भी बचा, ठीक है, एक बार देख लेना, मैं भूल रहा हूँ। तो संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों हेतु एक एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था है? तो उच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुच्छेद 214 में की गई है। उच्च न्यायालय की स्थापना राज्य गठन के साथ ही होगी थी 9 नवंबर 2000 को, जो कि देश का 20वां उच्च न्यायालय बना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। उच्च न्यायालय भवन के बारे में कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। जो उच्च न्यायालय भवन है नैनीताल में, इसका जो निर्माण कराया गया था 1897 में शुरू हुआ था, और 1900 में लगभग पूरा हो गया था। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कब इसका निर्माण हो गया था करके। तो ध्यान रखना 1900 में हो गया था, 1897 में इसका शुरू हुआ था। तो ये पीछे पूछा गया है, और रैमजे मैकडोनाल्ड को श्रेय जाता है इसे बनाने का, ठीक। तो ये आपका नैनीताल में स्थित है। अगला देखें, राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीश कितने हैं? अभी 11 न्यायाधीश हैं। और राज्य गठन के समय कितने स्वीकृत थे? तो 8 न्यायाधीश थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ाकर 11 कर दी गई है। अगला देखें, राज्य में स्थायी लोक अदालतें। तो लोक अदालतों का कार्य क्या होता है? लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करना, ठीक। तो राज्य में लोक अदालतें गठित की जा चुकी हैं। अक्टूबर 2017 तक 4 लोक अदालतें गठित की जा चुकी हैं 4 जनपदों में, ठीक है। वो कहाँ कहाँ हैं आपके? देहरादून, हरिद्वार, दोनों आपके ये शहरी वाले जनपद हो गए गढ़वाल मंडल के, और नैनीताल उधम सिंह नगर, ये दोनों शहरी टाइप के जनपद हो गए कुमाऊं मंडल के। तो इन्हीं चारों में गठित की गई हैं आपकी 4 लोक अदालतें। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि राज्य में अभी तक कितनी लोक अदालतें गठित की जा चुकी हैं। 4 लोक अदालतें गठित की जा चुकी हैं 4 जनपदों में। कौन कौन से हैं? हरिद्वार और देहरादून ये आपके गढ़वाल मंडल से, और नैनीताल उधम सिंह नगर ये कुमाऊं मंडल से। अगला देखें,
राज्य में औद्योगिक न्यायाधिकरण कहाँ स्थित है? तो राज्य का जो औद्योगिक न्यायाधिकरण है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे, ये आपका हल्द्वानी में स्थित है। ठीक है, हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। तो राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण कहाँ स्थित है, यानी कि जो उद्योग है, इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज में कोई भी किसी भी प्रकार की अगर कानूनी गड़बड़ी होती है तो इसके लिए जो आपका केस होगा या फिर इसके लिए आप लोग न्यायालय में जाएंगे, तो उसके लिए जो न्यायाधिकरण बनाया गया, प्राथमिक न्यायाधिकरण, वो कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपका हल्द्वानी में, इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, राज्य में श्रम न्यायालय स्थापित किए गए हैं कितने जनपदों में? 3 जनपदों में श्रम के लिए न्यायालय। ठीक है, तो श्रम न्यायालय इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान में रखेंगे। अभी एक श्रम से रिलेटेड पोर्टल भी लॉन्च किया गया था अगस्त 2021 में, श्रम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल इसका नाम रखा गया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका विंसर में दिया हुआ है, इसलिए ध्यान में रखेंगे। तो राज्य में श्रम न्यायालय कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो 3 जनपदों में स्थापित किए हैं, वही देहरादून, हरिद्वार और आपका एक उधम सिंह नगर, जहाँ की काशीपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये एक तरीके से शहरी जनपद हैं आपके, तो मैदानी जिले हैं, इसलिए यहाँ पे स्थापित किया गया है। राज्य में संभागों या मंडलों की संख्या। अब देखिए एक चीज़ है कि मैंने मैदानी जिले कहा, तो ये मत समझना कि ये 3 मैदानी जिले हैं। मैदानी जिले कितने हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन बन गया तो 2 ही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका हरिद्वार और आपका उधम सिंह नगर, केवल 2 ही मैदानी जिले हैं पूर्ण रूप से। बाकी देहरादून और नैनीताल जो है आंशिक रूप से मैदानी जिले हैं। पौड़ी का दक्षिणी भाग भी मैदानी है, तो इन्हें नहीं इंक्लूड किया था, केवल 2 ही इंक्लूड होते हैं। कौन से? उधम सिंह नगर और दूसरा आपका हरिद्वार। ठीक है, अब देखें राज्य में संभागों की संख्या या मंडलों की संख्या देखें तो 2 ही मंडल हैं, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल। ठीक है, जिलों की संख्या देखें तो 13 जिले हैं, और कुल जिलों में मैदानी जिले कितने हैं? 2 मैदानी जिले हैं, यहीं पे इंक्लूड कर दिया, ये तो अच्छी बात होगी। ठीक है, कौन कौन से हैं? हरिद्वार और उधम सिंह नगर। उप जिलों की बात करें यानी कि तहसीलों की, तो तहसीलों की संख्या 110 है, और इसमें से अगर आपका पूछा जाता है कि सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला, तो ये पिथौरागढ़ है। ध्यान रखेंगे 13 तहसीलें पिथौरागढ़ में अभी बन चुकी हैं। ठीक है, लेटेस्ट जो बनी है तेजम है और पाखू हैं, ये तहसीलें बनी हुई हैं, तो इनको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके लिए हम अलग से जो पहला वाला चैप्टर था, उसमें जो पहला वाला भाग दिया है उसे भी मैं कवर कर दूंगा इसके बाद की वीडियो में। तो पिथौरागढ़ है सर्वाधिक तहसीलों वाला जनपद, 13 तहसीलें यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं। सबसे कम तहसीलों वाले जिले देखें तो ये हैं आपके रुद्रप्रयाग और हरिद्वार, जहाँ पे केवल 4 तहसीलें हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आयोग बनाता है, सर्वाधिक तहसीलें कहाँ हैं, सबसे कम कहाँ हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपके कोई भी चीज़ें अगर हुई हैं तो उन्हें पूछा जाता है सबसे कम कहाँ है, इस जनपद में पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान में रखने। अब देखते हैं उप तहसीलों की संख्या। तो अभी राज्य में उप तहसीलें हैं 18, ये 2021 का डेटा है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे 2021 के अनुसार राज्य में उप तहसीलों की संख्या बन गई है 18। अंग्रेजों के समय कुमाऊं क्षेत्र में कुल परगने और पट्टियाँ, ये क्वेश्चन कई बार बना है, न जाने कितनी बार यूके SSC ने अपने अपने अलग अलग एग्जाम्स में इसे पूछा है, तो ध्यान में रखेंगे। अंग्रेजों के समय कुमाऊं परगने की अगर बात होगी तो ये नहीं समझना है कि गढ़वाल मंडल बड़ा है, कुमाऊं मंडल तो छोटा है, तो यहाँ पे कम होंगी, नहीं। उस टाइम पे जो कुमाऊं जनपद था, कुमाऊं क्षेत्र, ये पूरा का पूरा उत्तराखंड था, उसे ही पूरा कुमाऊं कमिश्नरी कहा जाता था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सर्वाधिक आपकी पट्टियाँ थी और परगने थे, 19 परगने थे, 125 पट्टियाँ थी। ठीक है, तो कुमाऊं परगने में, कुमाऊं क्षेत्र में ज़्यादा परगने और ज़्यादा पट्टियाँ थी। जबकि अगर इसी समय पर आप लोग गढ़वाल क्षेत्र में देखते हैं तो गढ़वाल क्षेत्र में कुल परगने और पट्टियाँ थी 11 परगने और 86 पट्टियाँ। तो ध्यान रखें, कुमाऊं में 19 परगने, 125 पट्टियाँ, जबकि गढ़वाल में 11 परगने और 86 पट्टियाँ। ठीक है, ये ब्रिटिश काल की बात हो रही है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, विकास खंडों की बात करें तो ब्लॉकों की संख्या कुल 95 ब्लॉक हैं, जिनमें से क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि कितने ब्लॉक मैदानी ब्लॉक हैं। ठीक है, मैदानी जिले तो आप लोग जानते हैं केवल 2 ही हैं, एक आपका हरिद्वार है, दूसरा उधम सिंह नगर है। लेकिन मैदानी अगर आपका ब्लॉक पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना कि हमारे 2 जिलों में 13 ब्लॉक हैं जो कि मैदानी ब्लॉक हैं, और इनमें से आपका 82 ब्लॉक हो गए पर्वतीय। ठीक है, ये आप लोग तभी बता सकते हैं जब आपको पता हो कि ब्लॉकों की संख्या कितनी है। जैसे हरिद्वार में 4 ब्लॉक हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग हरिद्वार में कितने ब्लॉक हैं आप लोग सर्च करके बताएंगे कमेंट में। तो ये आप लोगों ने ध्यान देना है कि कितने ब्लॉक किस जिले में हैं। आगे देखते हैं सर्वाधिक विकासखंड। तो सर्वाधिक विकासखंड आपके पौड़ी में है, सर्वाधिक ब्लॉक 15, और सबसे कम विकासखंड की बात करें तो रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, जहाँ पे केवल 3 ब्लॉक हैं। इन्हीं के साथ गठित एक और जिला जो था चंपावत, इसमें आपके 4 ब्लॉक हैं, पहले 3 ही थे, अब 4 बने हैं। तो ये आपका ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 3 ब्लॉक हैं रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में। ठीक है, राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है? ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक, तो ये आपका 60% क्षेत्रफल पर है। और कब से राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है अगर पूछा जाता है तो सभी ने पढ़ा होगा, 1874 से लागू है। ठीक, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला है
राज्य में राजस्व पुलिस के तहत कुल पटवारी चौकियां कितनी हैं? तो अब ये पटवारी का पेपर है तो संभव है कि इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाएं। तो अभी राज्य में राजस्व पुलिस के तहत पटवारी चौकियां 1225 हैं। इन्हें कम करने की कवायद यहाँ पे शुरू हो रही है, ठीक है। कुल मिला के कह सकते हैं कि रेगुलर पुलिस व्यवस्था की जा रही है, तो वहाँ पे कुछ पटवारी चौकियों को मर्ज करके एक थाना बना दिया जाएगा, तो इस प्रकार से कम हो सकते हैं आने वाले समय में। राज्य में कुल पुलिस स्टेशन है 156 और सर्वाधिक पुलिस स्टेशन है आपके देहरादून में, ठीक है। ये सर्वाधिक थाने हैं 21 थाने, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर सबसे कम थानों की बात करें तो सबसे कम थाने रुद्रप्रयाग में। ये सारा डेटा परीक्षा वाणी में दिया हुआ है, इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। कुल पुलिस चौकियाँ हैं आपकी 236, पूछा नहीं जाएगा लेकिन अगर बन गया तो वाली बात है, ठीक है। तो 236 पुलिस चौकियाँ हैं। अगला है इंपॉर्टेंट जो बन सकता है एग्जाम में, ये है राज्य का प्रथम साइबर थाना कहाँ खोला गया था? तो पहला साइबर थाना साइबर सिक्योरिटी के लिए देहरादून में खोला गया था। कब? 25 मार्च 2015 को। अब यहाँ से आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि जो साइबर सिक्योरिटी एक्ट यानी कि आपका आईटी एक्ट था, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट, ये कब पारित हुआ था? ये क्वेश्चन बना था अभी हाल ही में 2000 में आया है, तो आपका आईटी एक्ट, ठीक है। शायद 17 अक्टूबर 2000 को इसे प्रख्यापित किया गया था, तो ये आप लोग एक बार सर्च करके देख लेना। और इसी आईटी एक्ट के तहत ही जो केस होते हैं उन्हें दर्ज करने के लिए पहला थाना जो साइबर थाना खोला गया है ये देहरादून में खोला गया है और 25 मार्च 2015 को। जबकि राज्य का दूसरा साइबर थाना कहाँ खोला गया? रुद्रपुर में, और ये खोला गया है 1 जनवरी 2021 को। तो पूछा जा सकता है राज्य का दूसरा साइबर थाना कहाँ खोला है? रुद्रपुर में 2021 में। अगला देखें, राज्य का पहला बाल मित्र थाना कहाँ खोला गया है? तो डालनवाला देहरादून में पहला बाल मित्र थाना है, तो ध्यान रखें डालनवाला में पहला बाल मित्र थाना है जो कि जनवरी 2021 में खोला गया है। अब इसमें क्या किया जाएगा? आपका जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, चाहे वो सड़कों पे रहने वाले बच्चे हों या फिर जो ये भिक्षावृत्ति करते हैं इस टाइप के बच्चे हों, तो इनसे रिलेटेड जो घटनाएं होती हैं तो इनके लिए बाल मित्र थाना खोला गया है, ठीक। या सबसे ज़्यादा आप लोग कह सकते हैं कि कुछ बच्चे खो जाते हैं, ठीक है, मेले में या फिर कहीं भी खो गए तो उनके लिए बाल मित्र थाना बनाया गया है। बाकी बच्चों से होने वाले जितने भी आपके हिंसात्मक घटनाएं हैं, चाहे वो बाल मजदूरी से संबंधित हो या फिर किसी अन्य बाल तस्करी से संबंधित हो, तो इस टाइप की चीज़ों के लिए बाल मित्र थाने यहाँ पे खोले गए जनवरी 2021 से, ठीक है। राज्य का दूसरा बाल मित्र थाना ये हल्द्वानी में खोला जा रहा है और ये अक्टूबर 2021 में खोला गया है, ठीक है। तो 2021 से खोला जा रहा है हल्द्वानी में, हल्द्वानी जो कि नैनीताल जनपद में पड़ता है। तो ध्यान रखेंगे पहला बाल मित्र थाना डालनवाला देहरादून, दूसरा बाल मित्र थाना हल्द्वानी नैनीताल में। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल ग्राम कितने हैं? ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये डेटा थोड़ा सा कठिन है याद करना, लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। कुल ग्रामों की संख्या है 16,793 गाँव है, ठीक है, जिनमें से पूछा जा सकता है आपका गैर आबाद ग्राम, तो इस टाइप के पूछे जाते हैं, या फिर आबाद ग्राम। तो ध्यान रखेंगे इसमें 15,745 जो है आबाद ग्राम है और गैर आबाद ग्रामों की संख्या है 1048, ठीक है। कुल आबाद ग्राम जो कि 15,745 हैं, इनमें से गैर वन ग्राम कितने हैं? 15,501, जबकि वन ग्राम कितने हैं? 244। तो ये महत्वपूर्ण हो सकता है, जो आपके आबाद ग्राम हैं उनमें से वन ग्राम कितने हैं तो पूछा जाएगा, तो ध्यान रखें 244 है, ठीक है। आगे देखते हैं सर्वाधिक आबाद ग्राम वाला जिला। सर्वाधिक आबाद ग्राम पौड़ी में, आप जानते हैं सबसे ज़्यादा गांव पौड़ी में है तो आबाद ग्राम भी पौड़ी में ही है। और सबसे कम आबाद ग्राम वाला जिला कौन सा है? हरिद्वार, ठीक है। सबसे कम गाँवों की संख्या भी हरिद्वार में ही है, तो यहीं पे आपका सबसे कम आबाद ग्राम वाले जिला भी है, ठीक है। सर्वाधिक वन आबाद ग्राम वाला जिला नैनीताल, आप लोगों को पता होगा सबसे ज़्यादा सघन वन जो है आपके नैनीताल में ही है, तो यहीं पे आपके सर्वाधिक वन आबाद ग्राम वाले जिले भी हैं। तो इस टाइप का पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक वन आबाद ग्राम वाला जिला कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे सर्वाधिक वन आबाद ग्राम कहाँ है? नैनीताल में। जबकि सबसे कम वन आबाद ग्राम कहाँ है? ये है आपके रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में खेती योग्य जमीन है नहीं, तो यहाँ पे वन आबाद ग्रामों की संख्या भी कम है, एक ही है, ठीक है। और नैनीताल में 45 है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। अगला है आपका कुल ग्राम पंचायतें। तो हमने अभी गांव देखे थे, अब ग्राम पंचायतें भी देख लेते हैं। कुल ग्राम पंचायतों की संख्या है 7,791, यानी कि 7791, ऐसे आप लोग याद रखेंगे। सर्वाधिक ग्राम पंचायतें जहां गांव ज़्यादा होंगे यानी कि पौड़ी में है, लेकिन सबसे कम ग्राम पंचायतें आपकी हरिद्वार में नहीं है बल्कि चंपावत में है, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो आगे भी बन सकता है। सबसे कम ग्राम पंचायतें चंपावत में और सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें आपकी पौड़ी में। कुल न्याय पंचायतों की बात करें तो इनकी संख्या है 662 और सर्वाधिक न्याय पंचायतें पौड़ी में, जबकि सबसे कम न्याय पंचायतें उधम सिंह नगर और रुद्रप्रयाग जनपद में है, ठीक है। आगे देखते हैं
कुल क्षेत्र पंचायतें, तो जितने ब्लॉक होंगे उतने ही क्षेत्र पंचायत होंगे, क्योंकि प्रत्येक ब्लॉक में होती है। तो यहाँ पे क्षेत्र पंचायतों की संख्या है 95। और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का चुनाव अगर देखें तो क्षेत्र पंचायत सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जो आपके गाँव के 18 वर्ष या फिर इससे अधिक आयु के लोग होते हैं, इनके द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। चाहे ये आपके ग्राम पंचायत के सदस्य हों, चाहे आपके क्षेत्र पंचायत के सदस्य हों, या फिर आपके जिला पंचायत के सदस्य हों, सभी का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से ही किया जाता है और 18 या फिर उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के द्वारा ही किया जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। लेकिन क्षेत्र पंचायत के जो अध्यक्ष का चुनाव होता है, ठीक है, इनका जो अध्यक्ष होता है या फिर जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से क्षेत्र पंचायत सदस्यों के द्वारा ही अपने में से किया जाता है। जबकि ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष है, जिसे ग्राम प्रधान कहा जाता है, उसका चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और क्षेत्र पंचायत में जो सचिव होते हैं वो कौन होते हैं? वीडियो होता है, ठीक। और ये भी ध्यान रखें कि इसके साथ साथ क्वेश्चन बन सकता है कि जो वीडियो है क्षेत्र पंचायत का सचिव, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ग्राम सभा ही करती है, सॉरी जो ग्राम पंचायत है वही करती है, ठीक है। अगला देखेंगे ग्राम पंचायत की सॉरी क्षेत्र पंचायत के लिए सदस्य संख्या। ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था पटवारी वाले एग्जाम में ही, तो ध्यान रखेंगे जो सदस्य संख्या है ये 20 से कम और 40 से अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है। जो क्षेत्र पंचायत है, क्षेत्र पंचायत के लिए अधिकतम सदस्य संख्या होती है 20 और कम से कम अधिकतम 40 और कम से कम 20, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। कुल जिला पंचायतों की बात करते हैं तो प्रत्येक जिले में एक जिला पंचायत होगी। 13 जिले हैं तो 13 जिला पंचायत हैं। जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव देख लेते हैं। तो अभी हमने बात की प्रत्यक्ष रीति से ही होगा, चाहे जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो या ग्राम पंचायत, सबके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से। लेकिन अध्यक्ष के चुनाव में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो आपका ग्राम सभा यानी कि सबसे निचले स्तर के अध्यक्ष होंगे, इसका चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होगा। जबकि इसके बाद क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव उन्हीं अपने में से ही करते हैं सदस्य, और अप्रत्यक्ष रीति से करते हैं, ठीक है। तो जिला पंचायत में सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? डीडीओ या डीपीआरओ, यानी कि जो आपका ये मुख्य विकास अधिकारी होता है, तो ये करता है यहाँ पे चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। तो ये करता है यहाँ पे सचिव के रूप में कार्य। इसके बाद आपका ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव सीधा सीधा लिखा गया है कि अध्यक्ष और सदस्य दोनों का ही चुनाव। तो ये दोनों का ही चुनाव आपका प्रत्यक्ष रीति से ग्राम सभा के 18 या अधिक आयु के लोगों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जबकि आपका जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत में क्या होगा? अध्यक्षों का चुनाव चुने हुए सदस्य करेंगे अपने में से अप्रत्यक्ष रीति से। जबकि ग्राम पंचायत में अध्यक्ष और सदस्य दोनों का ही चुनाव कौन करेंगे? ग्राम पंचायत के सदस्य करेंगे प्रत्यक्ष रीति से। ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अभी मैंने बताया ये ग्राम पंचायत के द्वारा ही की जाती है, ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति। और कौन रहता है यहाँ पे सचिव? ये रहते हैं आपके वीडियो, ठीक है, यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो इसकी नियुक्ति की जाती है सचिव के रूप में, और कौन करती है? ग्राम पंचायत स्वयं करती है। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है, पहले ध्यान रखेंगे कि ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो ये ध्यान रखें ग्राम पंचायत स्वयं करती है। किसी भी ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो कम से कम 5 और अधिक से अधिक 15 हो सकती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या कम से कम 5, अधिक से अधिक 15। फिर क्षेत्र पंचायत में आपका यानी कि ब्लॉक स्तर पर कम से कम 20 और अधिक से अधिक आपकी 40 हो सकती है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है पंचायती राज संशोधन विधेयक। तो पंचायती राज संशोधन विधेयक 2008 में आया था। इसके अनुसार पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया 50%। तो उत्तराखंड में पंचायती राज संशोधन विधेयक 2008 के अनुसार पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिया गया 50%। अब यहाँ से आयोग ने क्वेश्चन पूछा था ये पुलिस वाले एग्जाम में, और थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया था। क्या पूछा था कि किस मुख्यमंत्री के समय पर आपका पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2008 से लेकर 2012 तक के समय पे यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन थे। तो आपने देखा होगा 2008 से लेके 2010 तक के बीच में जो है ये भुवन चंद्र खंडूरी रहे, और उसके बाद आपका भुवन चंद्र खंडूरी ने इस्तीफा दिया था, तो फिर निशंक जी आए, और फिर उसके बाद दोबारा से भुवन चंद्र खंडूरी जी आए। तो आप जब मुख्यमंत्री वाला पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा इससे अगली सीरीज, तो उसमें हम लोग कवर कर जाएंगे इसे, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, इसके टाइम पे जो भुवन चंद्र खंडूरी जी थे, इनके समय पर ही महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया पंचायतों में। भुवन चंद्र खंडूरी, याद रखें। अब आप बात करते हैं कुल जनगणना नगर। तो कुल जनगणना नगर है 41, कुल जनगणना शहर हैं 116। तो ये पूछा जाता है कुल जनगणना नगर कितने हैं? तो नगरों की संख्या 41 है, ठीक है। सर्वाधिक नगरों वाला जिला, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। एक है सर्वाधिक नगरों वाला जिला, एक आएगा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला। तो दोनों में अंतर है, ठीक है। नगरीय जनसंख्या कहने का मतलब है कि लोग बहुत सारे होंगे और पूरे के पूरे एक नगर में या 2 नगर में जितने भी नगर हैं उतने में ही रह रहे होंगे, तो वो तो हो गया आपका देहरादून। लेकिन सर्वाधिक नगर कहाँ पर है आएगा? तो ये हरिद्वार जनपद में 24 नगर, ठीक है। जबकि सबसे कम नगरों वाला अगर जिला देखें तो ये
बागेश्वर है, जहाँ पर सिर्फ एक ही नगर है। कुल वैधानिक नगर निकाय कितने हैं आपके? 102। और कुल कार्यशील नगर निगम कितने हैं? 9। आपको पता होगा 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर को भी नगर निगम बना दिया गया है। ठीक, तो कुल कार्यशील नगर निगमों की संख्या होगी अब 9, पहले 8 थी। कौन कौन से हैं वो नगर निगम? 9 के 9 हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी। ठीक है, ऐसे करके सीक्वेंस से याद रखेंगे, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी आसपास के। इसके बाद आपका उधम सिंह नगर के देखें, काशीपुर, रुद्रपुर। ठीक है, इसके बाद आपका रुड़की, फिर ऋषिकेश, इसके बाद 2 आपके पौड़ी में है, कोटद्वार और श्रीनगर। तो आपके कुल नगर निगम हो गए 9। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार और श्रीनगर। ठीक है, अब यहाँ से आयोग क्या क्वेश्चन बना सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए? पहला तो यही बना देगा कि कितने नगर निगम है, भैया सबने धड़ल्ले से लगा दिया 9। दूसरा क्वेश्चन इनने बना दिया कि वर्तमान में कितने जनपदों में नगर निगम है, और आपसे ऑप्शन दे दिए 4, 5, 8, 9। तो क्या करेंगे आप लोग? यहाँ पे बिल्कुल बेहोशी छा जाएगी, होश फाख्ता हो जाएंगे। तो इससे बचना चाहते हैं तो ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में कितने जनपदों में नगर निगम है? 5 जनपदों में। आप लोग काउंट कर लेना कौन कौन से हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नगर निगम बनाने हेतु जनसंख्या। तो कोई भी क्षेत्र अगर हमने नगर निगम घोषित करना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? अगर वो क्षेत्र मैदानी है, ठीक है, देखिए पहाड़ी और जो आपका शहरी है ये अलग चीज़ है, मैदानी और पर्वतीय अलग चीज़ है। ठीक है, तो एक तो आता है आपका पर्वतीय और मैदानी, 2 चीज़ें ये होती हैं। दूसरा आता है आपका ग्रामीण और शहरी, ये दोनों अलग चीज़ें हैं, तो इनके साथ कंफ्यूज ना करें। ठीक है, ग्रामीण और शहरी अलग चीज़ है, पर्वतीय और मैदानी अलग चीज़ है। ठीक है, ये भौगोलिक परिस्थिति को दर्शाता है, जनसंख्या की स्थिति को दिखाता है कि किस प्रकार का उनका रहन सहन आदि। ये तो रहन सहन पे आधारित है और ये आपकी भौगोलिक स्थिति पे आधारित है। ठीक, तो यहाँ पे मैदान में अगर मैदानी जनपद है तो इसमें 1 लाख तक की आबादी होनी चाहिए, जबकि पहाड़ में यानी कि पर्वतीय अगर क्षेत्र है तो इसमें 90,000 की आबादी में भी आप लोग किसी को नगर निगम घोषित कर सकते हैं। कुल कार्यशील नगर पालिका परिषदें देखते हैं, तो नगर पालिका परिषद है अभी 42। ठीक है, अब नगर पालिका परिषद घोषित करने के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए तो ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा था कि नगर निगम सबसे ऊपर नगर निगम होता है, उसके नीचे नगर पालिका परिषद होती है, फिर उसके नीचे होती है नगर पंचायत। तो कोई भी नगर पालिका परिषद कब बनेगी? जब मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या 50,000 से 1 लाख के बीच हो। जैसा कि हमने देखा कि 1 लाख आबादी या फिर उससे बाद वो नगर निगम बन जाएगा। तो इससे कम आबादी यानी कि 50,000 से 1 लाख तक की आबादी कहलाएगी नगर पालिका परिषद। और पहाड़ में देखिए 90,000 या फिर इससे अधिक आबादी आपकी नगर निगम हो सकती है। तो इससे कम की आबादी क्या होगी? नगर पालिका परिषद, यानी कि 50,000 से 90,000 के बीच। तो पहाड़ में 50 से 90,000, मैदान में 50,000 से 1 लाख के बीच है। ठीक है, अब हम देखेंगे राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद कौन सी थी, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यूके ट्रिपल ने बनाया है तो आगे भी बन सकता है। राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद थी आपकी मसूरी नगर पालिका परिषद। अब आप लोग कमेंट करके यहाँ पे बताएंगे कि कब इसका गठन हुआ था, यानी कि ये नगर पालिका परिषद कब बनाई गई थी। अगर नहीं आएगा तो मैं अगली वीडियो में से बताऊँगा। ठीक है, कुल कार्यशील नगर पंचायतें देखते हैं। अब हमने देखा नगर निगम कितने थे? कार्यशील 9। नगर पालिका परिषदें कितनी थी? 41। अब नगर निगम नगर पंचायत देखें तो ये 51 है। ठीक है, इसमें आपकी क्या क्राइटेरिया होता है? तो मैदानी हो या पर्वतीय क्षेत्र, 5,000 से लेकर 50,000 तक की जो आबादी होती है यह आपकी नगर पंचायत बनाई जा सकती है। ठीक है, तो कुल मिला के अभी तक हमने देखा, अगर आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है तो आज क्लियर कर लेते हैं। नगर पंचायत अगर है, ठीक है, नगर पंचायत, तो पंचायत में आपकी जनसंख्या होनी चाहिए कितनी? 5,000 से ऊपर, यानी कि 50,000 तक। फिर अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या 50,000 से ऊपर हो जाती है तो उसे हम कहेंगे नगर पालिका परिषद। उसे क्या कहा जाएगा? नगर पालिका परिषद। तो यहाँ 5 से 50,000 थी, तो अब यहाँ 50,000 से ज़्यादा होने पर, लेकिन कहाँ तक? मैं पहाड़ों में 90,000 तक, मैदानों में 1 लाख तक, यानी कि लगभग बराबर है। आप लोग ऐसे ध्यान रखें। और तीसरा, अगर इससे भी अधिक होगी, यानी कि 90,000 या 1 लाख से अधिक, 90,000 या 1 लाख से अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? नगर निगम कह दिया जाता है। ठीक है, तो 3 चीज़ें होती हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। तो नगर निगम के लिए 1 लाख से अधिक, नगर परिषद के लिए जो नगर पालिका परिषद है 50,000 से 1 लाख, और पंचायत के लिए 5 से 50,000। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो कुल कार्यशील नगर पंचायतें हैं 51, इनकी जनसंख्या 5 से 50,000 होनी चाहिए। कुल विकास प्राधिकरण देखते हैं, 14 अभी विकास प्राधिकरण है। ठीक है, उत्तराखंड में। कुल आवास विकास परिषद कितने, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि आवास विकास परिषद एक ही है। ठीक है, और ये जहाँ तक है आवास विकास परिषद दिखाता है, ये आपका जो
रानी बाग वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कहीं, ठीक है, यानी कि हल्द्वानी में। तो आप लोग एक बार सर्च कर लेना, ये मुझे मिल नहीं पाया। तो आप लोग ध्यान रखें कि आवास विकास परिषद जो है ये कहाँ पे स्थित है करके। तो आवास विकास परिषद है आपका एक, ठीक है। नगर या फिर जो आपका नगर प्रमुख होता है या फिर इसे मेयर कहा जाता है। तो नगर प्रमुख या फिर मेयर और सभासदों का चुनाव कैसे होता है? तो प्रत्यक्ष रीति से होता है, ठीक है। जो नगर पंचायत होती हैं इनके लिए जो नगर प्रमुख होते हैं या फिर मेयर जिन्हें कहा जाता है, तो इन मेयरों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रीति से होता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि उप प्रमुख जो कि इसी मेयर के अंदर काम करते हैं, तो नगर का जो नगर उप प्रमुख या फिर उप मेयर होगा, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से किया जाता है इन्हीं के सदस्यों द्वारा। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, ठीक है। अगला है कैंटोनमेंट बोर्ड। कैंटोनमेंट बोर्ड कहने का मतलब आपका सैन्य छावनियाँ। तो अभी सैन्य छावनियाँ कितनी है उत्तराखंड में? 9, ठीक है। तो इसके लिए अलग से वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें एक ही में कवर करा देंगे और आपको तरीका भी बता देंगे कि कैसे आप लोग हर एक सैन्य छावनी को याद रख सकते हैं। अगला है नोटिफाइड एरिया। नोटिफाइड एरिया क्या होता है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर औद्योगिक विकास होने की संभावना तो है, लेकिन किसी कारणवश किसी भी कमी की वजह से यहाँ पे औद्योगिक विकास हो नहीं पा रहा है, तो उस क्षेत्र को नोटिफाइड एरिया घोषित कर दिया जाता है, जिससे कि वहाँ पे औद्योगिक विकास बहुत अच्छे से हो पाए। तो अभी नोटिफाइड एरिया आपका रानी बाग वाला क्षेत्र, ठीक है। तो ये मैं इसके साथ कन्फ्यूज हो रहा था शायद। तो रानी बाग वाला क्षेत्र है आपका नोटिफाइड एरिया, ठीक। औद्योगिक कस्बे कितने हैं? 2 औद्योगिक कस्बे हैं उत्तराखंड में, ठीक है। राज्य में अगला है वनों के प्रबंधन एवं नियंत्रण हेतु वन पंचायत के गठन की शुरुआत। तो आपको पता होगा 1931 में वन पंचायत के गठन की शुरुआत की गई थी। और किस अधिनियम के तहत ये वन पंचायत किसकी सिफारिश पर वन पंचायतों के गठन की शुरुआत की गई? तो ये कैलाश चंद्र गैरोला जो थे, ठीक है, कैलाश चंद्र गैरोला। तो इनने एक रिपोर्ट पेश की थी, इनके आधार पर, इनके रिपोर्ट के आधार पर वन पंचायतों के गठन की शुरुआत की गई। और किस अधिनियम के तहत गठित किया गया पूछा जाता है, तो आपका शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट यानी कि अधिसूचित जिला अधिनियम 1874 में जो आया था, इसके तहत ही आपका वन पंचायतों का गठन किया गया है, ठीक है। ये आपकी कानूनी संस्थाएं हैं, पता होगा आपको, ग्राम पंचायतों की तरह। और अभी तक कितनी वन पंचायतें गठित की गई हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि इस बार की वन रिपोर्ट में इसे मेंशन किया गया, तो ध्यान रखें 12,167। अभी तक उत्तराखंड में कितनी वन पंचायतें गठित की जा चुकी हैं? 12,167। और आप लोगों को बता दूं कि उत्तराखंड एकमात्र राज्य है जहाँ पर वन पंचायतों का गठन किया जाता है, और वन पंचायतों के अंतर्गत वनों की न्याय पंचायतें भी होती है, ठीक है। तो ये आपका उत्तराखंड एकमात्र राज्य है। इनके नियंत्रण में कितने प्रतिशत वन है? तो 15.32% वन। टोटल वनों का 15.32% वन आपके वन पंचायतों के अधीन आते हैं। इसमें आपका पूरा का पूरा कैटेगरी दिखाई देती है, वन विभाग के अधीन कितने हैं, राजस्व विभाग के अधीन कितने हैं, और ये पंचायतों के अधीन कितने हैं, और अन्य यानी कि निजी वन कितने हैं। तो इनका एक पूरी लिस्ट आती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, देख लेना परीक्षावाणी में, ठीक है। वन पंचायतों में महिलाओं हेतु आरक्षण 50%, जैसा कि हमने बात की 2008 में इन्हें 50% आरक्षण दे दिया गया है पंचायतों में, तो वन पंचायतों में भी 50% आरक्षण मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अन्य के लिए आरक्षण। तो राज्य सेवा में राज्य के पिछड़े वर्गों हेतु क्या क्या आरक्षण है, कितना आरक्षण है, इसे देख लें। SC ST OBC, ठीक है, सीक्वेंस यही होता है SC ST OBC। तो आप लोग ऐसे ध्यान रखेंगे 19/4/14, ठीक है, 19/4/14। तो इतना प्रतिशत आरक्षण है SC ST OBC के लिए, 19/4/14%। इसके अलावा अगर आप देखते हैं राज्य की सेवा में राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके आश्रितों हेतु कितना आरक्षण दिया गया है, तो यह आपका 2%, ठीक है। राज्य सेवा में राज्य के भूतपूर्व सैनिकों, खिलाड़ियों तथा विकलांगों हेतु कितना आरक्षण है, तो इनके लिए अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% आरक्षण है, खिलाड़ियों को 4% आरक्षण दिया जाता है, और विकलांगों के लिए 3% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी और विकलांग, 5 4 3, ठीक है। सैनिक, खिलाड़ी और विकलांग, आप केवल इस सीक्वेंस को याद कर लें, ये तो ईजी है, घटते क्रम में है, ठीक है। तो 5 4 3 सैनिक, खिलाड़ी और विकलांग। राज्य की महिलाओं हेतु 36 आरक्षण। तो अभी आप लोगों का ये मुद्दा काफ़ी चल रहा था, ठीक है, और फाइनली इस पर डिसीजन आ गया है और इस पर 30% आरक्षण फिक्स कर दिया है। तो उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए जो सेवाएं हैं, इनमें आरक्षण कितना दिया जा रहा है? 30% आरक्षण इनके लिए निश्चित किया गया, ठीक है। अगला है राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? तो राज्य सूचना आयोग जो था, इसका गठन 3 अक्टूबर 2005 को किया गया था। ये मैंने आयोग वाले अलग से मैं वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, हो सकता है कि कल ही आ जाए, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, उसमें हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पे केवल वन लाइनर देख लेते हैं। तो राज्य सूचना आयोग का प्रथम गठन किया गया था 3 अक्टूबर 2005 को। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था जुलाई 2011 में, ठीक है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है 10 मई 2011 को, और राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया 10 मई 2003 को, ठीक।
राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून कब बनाया गया? सेवा का अधिकार एक्ट, ठीक है, यानी कि राइट टू सर्विस एक्ट, तो ये आपका 2011 में आया है। ठीक, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, दो और अधिकार हैं। एक होता है तुम्हारा RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार 2005 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके बाद आया आपका राइट टू एजुकेशन RTE, ठीक है, ये आया आपका 2009 में। और ये है आपका राइट टू सर्विस यानी कि सेवा का अधिकार 2011 में। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये 3 अधिनियम। सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत जनता के अधिकारों की रक्षा हेतु सेवा अधिकार आयोग का भी गठन किया गया 13 मार्च 2013 को। ठीक है, 2011 में सेवा का अधिनियम आया, लेकिन 2013 में 2 साल बाद गठन हुआ राज्य सेवा का अधिकार आयोग का। ठीक है, अगला है, लास्ट है, जनता द्वारा अपनी समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करने हेतु संचालित वेबसाइट कौन सी बनाई गई है? यूके गवर्नमेंट के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। तो जनता द्वारा अपनी समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए बनाई है समाधान.uk.gov.in। ठीक है, तो देखें, इसको सर्च कर सकते हैं आप लोग, क्रोम पे जाके खोल सकते हैं। ठीक है, समाधान.uk.gov.in। और ये कब से शुरू हुई है? 26 जनवरी 2023 से। तो अगर एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाता है कि आपका ऑनलाइन समस्याओं को दर्ज करने के लिए कब से वेबसाइट शुरू की गई है समाधान यूके, तो ये आपकी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 2023 से शुरू की गई। ठीक है, तो ये थी आपकी पहली वीडियो संक्षिप्त की। और आप लोग जानते हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी संक्षिप्त की जो हैं परीक्षा वाणी की बहुत ज़्यादा लेंथी हैं, बहुत ज़्यादा। अभी भी ये पूरी नहीं हुई है, इसका एक और पार्ट आना बाकी है। ठीक है, सेकंड पार्ट आएगा, उसमें हम लोग केवल जो नियुक्तियाँ हुई हैं, जैसे राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, लोकायुक्त है, राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, सूचना का अधिकार आयोग का है, इसमें तो विभिन्न आयोग भी आएंगे, तो इन सारों को कवर करेंगे इसके सेकंड पार्ट में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन सेशन के साथ। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।